नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ऑनलाइन गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी के एग्जाम आपके चल रहे हैं। 16 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का ये कंसोलिडेटेड रिव्यू है। इसमें आपको जीके जीएस के मैक्सिमम रियल क्वेश्चंस के अलावा आपको रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। मेरा ये मकसद है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा सकें, जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, बाकी आप काफ़ी जगह देखते होंगे लेकिन टाइम वेस्टेज ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम ये आपको कोशिश की जाएगी कि आपको 10 से लेकर 12 मिनट के भीतर जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया जा सके। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन था, पवनदीप कहाँ पर स्थित है। ठीक है, पवनदीप आपका तमिलनाडु में है। शायद ये नया होगा मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के लिए। अगर जिन्होंने स्टैटिक जीके काफ़ी डीपली पढ़ी है तो मे बी पॉसिबल कि आपको शायद इसका पता हो। ये आपका रामनाथपुरम जिला है, वहाँ पर आपका ये स्थित है पवनदीप। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, भूटान के प्रधानमंत्री कौन है। तो भूटान के नरेश से तो सब परिचित है, क्योंकि विजिट के लिए आते तो नरेश ही आते हैं आपके, जो कि जिनसे खेसर वांगचुक हैं आपके। लेकिन प्रधानमंत्री की बात की तो आपके लोटे तेरे सिंह है। क्या नाम है उनका? लोटे तेरे सिंह है, ये आपके प्रधानमंत्री है भूटान के। और उसके बाद अगर नेपाल के राष्ट्रपति की बात की जाए, ये भी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री तो केपी शर्मा ओली हैं, जो जिन्होंने अभी डिसॉल्व कर दिया संसद, आप सभी को पता होगा। वो भी न्यूज़ में, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि शायद नेक्स्ट वाली शिफ्ट में या फिर आने वाली शिफ्टों में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकें। तो आप क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो रहे हैं और मतलब एक पार्टिकुलर इवेंट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे यूएन से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, यूएन की स्थापना पहले कब हुई, फिर अभी जैसे क्वेश्चन इस बार आया कि सदस्य देशों की संख्या बताओ, यूएन के महासचिव कौन है। तो मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप जैसे अभी आपको भूटान के प्रधानमंत्री पूछ ले तो हो सकता है नेपाल के राष्ट्रपति, ये कॉमन नहीं रहते, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री तो पता होगा आपको, नेपाल के राष्ट्रपति आपके विद्या देवी भंडारी जी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर श्रीलंका के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आपके महिंद्रा राजपक्षे हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप नोटिस कर लीजिएगा, जो आपके इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीजे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आईसीजे का मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपका हेग है, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये आपके एडिशनल फैक्ट्स हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि उससे संबंधित आ जाए आपका। तो ये 1945 में, जिस समय यूएन की स्टेब्लिशमेंट हुई थी, यूएन भी 1945 में आपका बना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उसी समय आपका आईसीजे का भी स्थापना हुई थी। और इसमें 15 जज होते हैं, कितने? 15 टोटल जज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में भारत के अगर रिप्रेजेंटेटिव की बात की जाए तो भारत के जज उसमें कौन है? दलबीर सिंह भंडारी। ठीक है, दलबीर सिंह भंडारी वो हैं आपके भारत के जज। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ प्रस्तावित है। तो देखिए, ओलंपिक खेल आपका 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये आपका पोस्टपोन हो गया और आगे चला गया। पहले कैंसिल होने की बात हो रही थी, लेकिन बाद में फिर पोस्टपोन हो गया। ये आपका जापान में होना था, टोक्यो में। ठीक है, तो ये 2020 है, अभी 2021 चल रहा है, तो उसमें प्रस्तावित है। देखिए कब से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आपका है कि रात में दिखाई देने वाला तारामंडल कहाँ है। तारामंडल को क्या कहते हैं। तो रात में जो तारामंडल दिखाई देता है उसको सप्तऋषि या 7 स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल। आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका आया था, सोनार का फुल फॉर्म क्या है। तो सोनार SONAR होता है, इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ठीक है, ये आपका सोनार का फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ आप लेजर और मेजर दोनों के फुल फॉर्म याद करिए, लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और ऐसे आप मेजर का। तो अगर ये सोनार का आ गया तो मे भी हो सकता है कि लेजर या मेजर का भी आ सकता है, तो उन चीज़ों को ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, यूएन से संबंधित आगे फिर क्वेश्चन कि यूएन के महासचिव कौन है। तो यूएन के करंट में जो प्रेजेंट महासचिव हैं वो आपके एंटोनियो गुतरेस जी हैं। अब इसके साथ मैं आपको बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो मैं आपसे बोलूँगा जैसे अभी टेड्रोस उसके महासचिव हैं। ठीक है, जो आपके अध्यक्ष हैं WHO के। ऐसे और भी संस्थाएं जैसे IMF है, उनकी क्रिस्टीना लेगार्ड। तो ये सब जॉर्जिवा है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके उसमें काम आ सकते हैं। ठीक है, यूएन से संबंधित मतलब हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, एक या दो डेफिनेटली देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका, 2020 का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसको मिला। तो ये आपका इंदौर MP को मिला है, और ये लगातार 4 बार जब से स्टार्ट हुआ तब से लगातार इंदौर अपने डोमिनेंट को बनाए हुए है, और चौथे स्थान, लगातार 4 बार ये फर्स्ट स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आपका था, यूनिसेफ की 2018 की यूनिसेफ की 2018 की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये आपका एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब शुरू हुआ। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब शुरू हुआ। तो ये आपका अप्रैल 2005 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन अप्रैल 2005 में। अगला क्वेश्चन था, एक प्रथम INC के अध्यक्ष यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के महात्मा गांधी। कांग्रेस से रिलेटेड हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कब अध्यक्ष हुआ था, कब सम्मेलन हुआ था, दूसरा सम्मेलन किसने, जैसे दोपहर फर्स्ट वाली शिफ्ट में आपका था कि किसने अटेंड किया था। ठीक है, दूसरा सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन। तो ये इन सम्मेलनों को आप तैयार कर लीजिए। 2-3 क्वेश्चन, मुझे लगता है 2-3 तो आराम से डेफिनेटली हर शिफ्ट में आते हैं। आप एक बार प्रॉपर आप हर शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखिए, हर शिफ्ट में पक्का आपको मिलेगा। तो ये देखिए, आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी INC के प्रथम अध्यक्ष थे, और उसके बाद में ये 1885 को अध्यक्ष बने थे।
और आपको पता होना चाहिए कांग्रेस की स्थापना, आईएनसी की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1825 में हुई थी। अगर बात कीजिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये आपके बदरुद्दीन तैयबी जी थे, जो कि 1887 में यानी 2 साल बाद में ये आपके अध्यक्ष बने थे, बदरुद्दीन तैयबी जी। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये आपके शशि थरूर जी हैं। तो बुक्स और लेखक से कभी कभी किसी शिफ्ट में आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, तो इस बार आया था वाई आई एम हिंदू, तो ये शशि थरूर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका नील विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ, तो नील विद्रोह आपका चंपारण में शुरू हुआ था और ये 1917 में हुआ था, तो अंग्रेजों के खिलाफ नील विद्रोह चंपारण में 1917 में। फिर देखिए यूएन से संबंधित एक क्वेश्चन था आपका, यूएन के सदस्य देशों की संख्या क्या है। तो एज ऑफ नाउ जनवरी 2021 तक यूएन के सदस्य देशों की संख्या 193, कितनी 193 यूएन के सदस्य देशों की संख्या है। एक क्वेश्चन था आपका जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है। ठीक है, जो जुलू ट्राइब होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, वहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में आपकी कॉन्टिनेंट में आपकी जुलू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका श्री गुरु रामदास हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका श्री गुरु जैसे कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, नाम ऐसा होता है तो उनको एजम्पशन लगाने में बहुत आसानी होती है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा तो कलकत्ता में आप बता दोगे, तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी दिल्ली में, तो ये एजम्पशन लगाने में कई बार बहुत आसानी हो जाती है, अगर नहीं भी पता है तो भी। तो ये आपको अमृतसर पंजाब में, ठीक है, तो ये आपको श्री रामदास हवाई अड्डा कहाँ है पर, अमृतसर पंजाब में है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था अरब सागर की रानी किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अरब सागर की रानी आपकी कोचीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कोचीन को बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है मास्टर ग्रंथ किसे बोलते हैं। तो मास्टर ग्रंथ या मास्टर ग्लैंड होती है उसको पीयूष या पिट्यूटरी, ठीक है, आपने पिट्यूटरी नाम भी सुना होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। ये बिल्कुल मटर के दाने के बराबर होती है और मस्तिष्क में पीछे होती है। ठीक है, जहाँ खोपड़ी आपका सर का पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर ये स्थित होती है। इसका काम होता है सारे ग्लैंड को कंट्रोल करना। ठीक है, किसका, शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करती है पिट्यूटरी। मटर के दाने की ऐसी बिल्कुल छोटी ग्लैंड होती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ह्यूमन बॉडी से आपका एक क्वेश्चन था ये। फिर आपका है कि सरकारी वेब पेज या सरकारी वेबसाइट होती है उसमें अंत में जो टैग होता है वो क्या होता है, या जो एड्रेस बार जब आप डालते हो तो उसके अंदर जो टैग लगता है उसको क्या बोलते हैं, तो gov.in। ठीक है, कोई भी सरकारी वेबसाइट होती है उसको gov.in होती है। इनका मतलब यहाँ इंडिया डोमिनेट करता है, ठीक है, और gov मतलब गवर्नमेंट होता है। तो अच्छा क्वेश्चन था। एक है आपका रुपए का संकेत सिंबल कब अपनाया गया। ठीक है, जो आपका रुपए का सिंबल है आपको पता होगा, देखा होगा ना आपने, इस टाइप से जो रुपए का आपका सिंबल होता है ये करेंसी का है सिंबल, जैसे डॉलर का आपका सिंबल ये है, ठीक है, और पाउंड का ये है। तो अपना इस प्रकार से जो रुपए का सिंबल होता है वो आपका कब अपनाया गया था, ये आपका 15 जुलाई 2010 में, कब 15 जुलाई 2010 में अपनाया गया था। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ उसको बताइए कि रुपए का जो सिंबल है किसने बनाया था, जिसने डिज़ाइन किया था उसका नाम क्या है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हो सकता है कि शायद 2 या 3 शिफ्टों में उससे संबंधित क्वेश्चन आपका आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस आर्टिकल के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार या शक्ति प्राप्त होती है। तो वो कौन सा आर्टिकल है या किस आर्टिकल में उसका वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 368 है जो, उसके अंदर ये आपका डिस्क्राइब किया गया कि कैसे संविधान के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आप संशोधन कर सकते हो, संसद को शक्तियां दी गई हैं। अगला क्वेश्चन था आपका 2018 में किस फिल्म को ऑस्कर मिला था। तो ये 2018 में आपकी द शेफ ऑफ वाटर, ठीक है, द शेफ ऑफ वाटर, इसको आपका ऑस्कर मिला था। अभी स्टेटिक जीके से संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है अगर वेटेज देखा जाए तो। करंट अफेयर्स आपकी 2021 और 2020 की भी बहुत कम आ रही है, मतलब एक 2019 है, और खास तौर से ज़्यादा फोकस उनका स्टेटिक जीके के ऊपर हो रहा है, वो चीज़ देखिए। अच्छा, हास गैस से पहले जो लाफिंग गैस होती है उससे पहले संबंधित क्वेश्चन आ चुका था कि उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसके पहले वाली फेज़ में आया था क्वेश्चन आपका। अच्छा, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, लेकिन इसकी खोज किसने की थी। तो इस बार इसका खोज आ गया कि जोसेफ प्रीस्टले। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को आप देखो, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाते हैं उनको बताने का मकसद यही है। देखिए, इसके पिछले वाले आपको फेज़ के अंदर, क्योंकि टीसीएस अगर मान लो, टीसीएस का पैटर्न ही ऐसा है, अगर वो ले रही है और इतने सारे फेजेस के अंदर 4 या 5 फेजेस में आपका एग्जाम होगा, इतनी शिफ्टों में होगा, तो क्वेश्चंस और ज़्यादा कहाँ बनेंगे, तो उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे पहले लाफिंग गैस पूछ ली, उसका फुल फॉर्म पूछ लिया, अब उससे पूछा कि उसकी खोजकर्ता कौन थे, कहाँ के वो रहने वाले थे। ऐसे इनसे यही चीज़ें घूमती हैं, तो प्लीज़ इनका आप ध्यान रखो। इस प्रकार से पैटर्न से लेकर आप जो क्वेश्चन है उससे संबंधित क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में मतलब कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी उसमें, ये मेरे कहने का मतलब है। तो इस जोसेफ प्रीस्टले ने उसकी खोज की थी। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था भारत के सबसे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो ये आपके गुलजारी लाल नंदा जी थे, और ये कब बने थे, ये 1964 में, जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तब उस समय 1964 में प्रधानमंत्री बने थे। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अब मैं कमेंट सेक्शन में आपसे जानना चाहूँगा कि दूसरी बार ये कब प्रधानमंत्री बने थे, यानी किसकी डेथ के पश्चात में, वो भी सडन डेथ हुई थी, उसके बाद में इनको दूसरी बार भी एक्टिंग प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, कार्यवाहक जिसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन था आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपकी कब हुई थी। तो ये आप सभी को पता है कि 1993 में हुई थी, और एग्जैक्टली
अब आप ये बताएंगे कि एग्जैक्टली कब हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। अच्छा, अगर मानवाधिकार दिवस पूछा जाए, ठीक है, इसके अंदर वो नहीं तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है कि अगर वो दिवस कब मनाया जाता है हमारा, ठीक है, ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं हम, तो ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। इसी के साथ ही अगर पिछड़ा वर्ग आयोग की मान लीजिए बात पूछी जाती है तो आपका ये 1993 में स्थापित हुआ था उसी साल, और राष्ट्रीय महिला आयोग वो आपका 1992 में स्थापित हुआ था, उसी के एक आध साल में डिफरेंस में, तो ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो आप सभी को पता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी, और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। उसी से संबंधित और देख लीजिए आप, ये क्योंकि एचटीटीपी का तो आ ही चुका था आपका, पीओपी का अगर पूछा जाए तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, यूडीपी का पूछा जाए तो यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल होता है, एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एचडबलटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये मैंने दे दिया, तो हो सकता है कि शायद इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन आ जाए, तो ये एडिशनल फैक्ट है, प्लीज इनको तैयार कर लीजिए। अगला आपका कॉपर लाइटिंग रॉड का आविष्कार किसने किया था? तो कॉपर लाइटिंग रॉड है आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो बिजली आपकी गिरती है इसके ऊपर आपने देखा होगा, कॉपर की जो रॉड होती है वहाँ से जो जमीन में चली जाती है, तो कॉपर लाइटिंग रॉड होती है, उसका आविष्कार है वो आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। एक आपका क्वेश्चन था बॉडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो आपका बॉडी वॉश का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। तो ये मैंने युद्ध आपको बता दिया, हो सकता है पूछा जाए किसके मध्य हुआ था, क्या हुआ था इस युद्ध में। तो इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी, और जो पौंडीचेरी है, ठीक है, जो आपका पौंडीचेरी है वो फ्रांसीसियों को अंग्रेजों को देना पड़ा था, ठीक है, इस युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुआ था, तो फ्रांसीसियों की हार हुई थी, जिसके फलस्वरूप उनको पौंडीचेरी अंग्रेजों को देना पड़ा था 1760 में। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। क्वांट के अगर लेवल की बात की जाए तो क्वांट का लेवल ठीक है, इतना ज़्यादा बस टोटल मिला के जो मैंने एज्यूम किया, ठीक है, क्योंकि जैसे लास्ट वाले शिफ्ट में मैंने आपको बताया था कि मेरा खुद का एग्जाम हुआ था, जो लास्ट वाले दिन मैंने दिया था, क्वांट उस दिन बहुत टफ आई थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो क्वांट आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ ना, जो मैथ आ रही है, मैथ आपकी फॉर्मूला बेस्ड पे, अगर आपको डायरेक्ट आउटपुट के फॉर्मूले आ रहे हैं, आपको कैलकुलेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आपका था 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, और 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर ये 5 है, तो इसका बराबर पूछा गया था। तो आप सभी को पता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा नीचे करके तो क्या कर देते हैं, ये आपको सिंपल याद कर रखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ लोग बताते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ करके अंडर रूट निकाल देंगे, उसमें कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे किसको करें। आप सिंपल से जोड़ लो, इसको ए और बी मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, सिंपल सी बात है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, बहुत आसान है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, तो जब आपको इसमें एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो ये एक माइनस हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, वही चीज़ निकल जाएगी। लेकिन फिर आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हो कि यार माइनस किसको करना किसको प्लस, तो आप ये समझ लो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे करके आप वैल्यू रख दोगे तो जीरो इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है था कि बहुत आसान था ये, तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन, तो दोनों कितने में कर लेंगे, तो आप इसको इसी ट्रिक से आप निकाल लोगे, एलसीएम निकालोगे, 15 दूनी 30 आ जाएगा, इनकी इफिशियंसी 3 2 5 हो जाएगी, तो 6 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो अगर फॉर्मूला आउटपुट बेस के ऊपर आपने तैयार कर लिया तो आपको समय कम से कम देना पड़ेगा। देखो कंपटीशन में क्या होता है ना, कंपटीशन में इस चीज़ को आपसे कोई नहीं पूछता है, रियली इस चीज़ को कोई नहीं पूछता है कि आप कितना नॉलेज रखते हो, ये फैक्ट है। अगर कोई, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि मेरे से बहुत इंटेलिजेंट लोग पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को ज्ञान होगा, ठीक है, लेकिन आपका ज्ञान तभी आपके काम आ सकता है जब वो आप कंपटीशन को दिए हुए समय में क्रैक कर लो, ठीक है। आप बहुत नॉलेज रखते हो लेकिन आपकी स्पीड फास्ट नहीं है, आपके पास ऐसी ट्रिक्स नहीं है। ट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, वो डायरेक्ट आउटपुट आपके पास नहीं। ट्रिक्स वो वाली नहीं कि मैंने बता दिया कि ऐसा कर दो, वो ट्रिक्स को उसको नहीं मानता हूँ कि डायरेक्ट आउटपुट अगर आपके पास नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, टाइम से क्रैक करने की क्षमता नहीं है, और कंपटीशन आप क्रैक नहीं कर पा रहे, तो ऐसा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। आप टीचर बन सकते हो लेकिन आप क्रैक करके नौकरी नहीं पा सकते हो, ये फैक्ट है, ये बिटर ट्रूथ है, ये बिल्कुल सत्य बात है। जिस चीज़ को मैंने एनालाइज कर लिया है वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी सहमत होना है ना होना वो आपकी अलग बात है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जिसे डायरेक्ट हैक होते हैं कि समझने की कोशिश कीजिए। अब ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल था, देखिए मैंने जो मुझे बता रहा हूँ मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ फार्मूला बेस्ड है कि जैसे 1 माइनस कॉस 2 है अपॉन 1 प्लस कॉस 2 है, इसका बताइए। तो ये इसका ये 10 स्क्वायर ए का फुल होता है, 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 अपन 1 प्लस कॉस 2, यहाँ 10 स्क्वायर रखोगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 10 आ जाएगा। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है डायरेक्ट आउटपुट, तो आप इसमें वैल्यू रखते रहो, निकालते रहो, अपना 1-2 मिनट समय वेस्ट कर दो, ये कहने का मतलब है, ठीक है। आपको वो आउटपुट पता होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन था A/B बराबर 2:3 का रेशियो, तो 7 प्लस 5B है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, मेंसुरेशन और उसके बाद CI/SI के ऊपर क्वेश्चन आए थे, और SI सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आपका आया था जो इक्वल की भाई जो आपका प्रिंसिपल दे रखा था, ठीक है, और उसके
बाद में 2 साल के लिए कुछ परसेंट रेट के ऊपर आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, ठीक है। तो उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वहाँ से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट थी उसके अंदर क्या है ना कि आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, वही जो जैसे मॉर्निंग में आपका 12% था तो इस बार आपका 5% था, ठीक है। और 3 साल का दिया था तो डायरेक्ट अगर आउटपुट याद हो तो आपको पता होना चाहिए 15 ठीक है 76 15.7625 ये आपकी डायरेक्ट इंटरेस्ट होती है 3 साल के लिए, ठीक है। तो आप इसको गुणा करके निकाल लो सक्सेसिव से, ठीक है। वैसे करोगे तो फॉर्मूला निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, कर दोगे, ठीक है। और मेंसुरेशन से हाइट एंड डिस्टेंस एक सवाल था, वो 45% मतलब कि वो 45 डिग्री का कोण था, तो वो तो बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है। जहाँ मुझे एक बार मैंने आपको बताया था हाइट एंड डिस्टेंस में जहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच क्या रेशियो होता है कि जो उनकी अगर ये दो चीज़ें हैं, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होती है दोगुनी होती है, ठीक है। ये समझ 2 और 1 का रेशियो होता है, ये चीज़ आप समझ लो, ये आपको समझने वाली बात है जिससे आप डायरेक्ट आउटपुट के ऊपर सवाल को अपने निकाल सकते हो। ये चीज़ मेरा बताने का था। और रीजनिंग भी सही है, सेम उन्होंने आपकी बार भी किया, फिगर रीजनिंग गायब है, जैसे डाइस से कोई सवाल नहीं था, काउंटिंग ऑफ फिगर्स आपका कोई सवाल नहीं था, और उसके बाद में आपका मिरर इमेज से, वाटर इमेज से, इससे कोई सवाल नहीं था, एम्बेडेड फिगर से कोई सवाल नहीं था, फिगर रीजनिंग गायब है। किसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो आपका ज़्यादा फोकस कर रहा है वो वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम आपका हो गया, सेलुलरिज्म आपका हो गया, आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, खासतौर से टेबल वाला हो गया, और उसके बाद में आपका ये नंबर रीजनिंग वो बहुत आसान आ रही है, ठीक है। तो इन पे अगर आप फोकस कर लोगे वेन और सिलेबस पे डेफिनेटली, और सिटिंग अरेंजमेंट, 3 चीज़ों पे आप करो, जो कि 100% हर शिफ्ट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो शायद आपका 20 से लेकर 25% ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो ये दिया, अगर आपको कोई सजेशन देना तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं एक बार और बताऊँगा, मैं बार बार वीडियो में आपको बताता हूँ, प्लीज़ अगर आप रेलवे का NTPC का एग्जाम दे रहे हो या ग्रुप डी का भी आगे दोगे, तो आप अगर आपने कभी मेडिकल नहीं करा, आप कलर ब्लाइंड हो, अगर लेट कंसीडर आपको नहीं पता कि आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो, तो जिस बुक से कलर ब्लाइंड का टेस्ट होता है, इसी यारा की 38 प्लेट की बुक है, उससे मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा, वहाँ जाके आप उसको देख लीजिए प्लीज़, वहाँ जाके देखिए, उससे आपको ये पता लग पाएगा वेदर यू आर कलर ब्लाइंड और नॉट, ठीक है। तो ज़्यादा कोई समय बर्बाद करते हुए आप वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।